नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय सिंह और आज हम फिर कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे जो शब्द हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं। हम इन शब्दों के बारे में बात करें तो हम इन शब्दों को संविधान को आसान और बहुत सरल रूप में देख पाते हैं। ये शब्द हमारे लिए अति महत्वपूर्ण में से एक है। जैसे हमारे सामने पहला शब्द आया रिजिड और साथ ही लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, संविधान, हमारा जो संविधान है वो इन दोनों ही शब्दों का अनुपालन करता है। इसी दोनों शब्दों के अंदर हमारा संविधान बंधा हुआ दिखता है। जैसा मैं आपको बताऊं, रिजिड का मीनिंग होता है कठोर और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी। ये दोनों ही शब्द हमारे संविधान को मिले हुए हैं। अब बात करेंगे कैसे हमारा संविधान कठोर और कैसे हमारा संविधान लचीला है। देखिए, अगर हम बात करें इस कठोरता की तो इस कठोरता का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कठोर कैसे है? भारतीय संविधान में अगर हमें राष्ट्रपति को हटाना है तो उसकी प्रक्रिया बड़ी कठोर है। हम अचानक से एकदम से राष्ट्रपति जी को नहीं हटा सकते, तो ये संविधान के अंदर एक कंडीशन तैयार होती है। दूसरा हमारे सामने आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जैसे संविधान में किसी भी राज्य का नाम बदलना है, जैसे संविधान में किसी भी राज्य की सीमा के बारे में बात आती है, तो साधारण से चेंज के साथ, साधारण सी चीजों के साथ हमारे संविधान में ऐसा किया जा सकता है। तो ये दोनों ही वर्ड ये बताते हैं कि हमारे संविधान में मौजूद है, एक तो रिजिड, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार हमारे साथ वो पूछ लेता है कि क्या हमारा संविधान कठोर है या क्या हमारा संविधान लचीला है। हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों ही प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा वर्ड आता है डेमोक्रेसी। देखिए, हम जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में हमें डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, सॉवरेंट, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो मैं इन शब्दों को आज आपके सामने सरलता से समझा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आपको समझकर। आप मेरा साथ दीजिएगा और इस शब्दों को जरूर याद कीजिएगा। कई बार सीधे सीधे परिभाषाओं में पूछ लेते हैं, वन लाइनर में पूछ लेते हैं, कई बार इनको डिस्क्रिप्ट में पूछ लेते हैं। तो हमें जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ नहीं पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना और कॉन्स्टिट्यूशन को समझना दोनों ही अलग बातें। रटेंगे तो जल्दी से आप भूल जाएंगे, समझेंगे तो आप लंबे समय तक इसके साथ रह पाएंगे। लंबे समय तक रुकने के लिए आपको संविधान के बेसिक कीज को समझना है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे इम्पीचमेंट लग जाता है तो इम्पीचमेंट एक वर्ड है, इसको समझ लीजिएगा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आर्टिकल उसके ऊपर याद करने का तरीका है। याद कर लेंगे, आर्टिकल सुनने पर सुहागा लगता है। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आर्टिकल याद करने के लिए एक सुहागा लगाते हैं, बढ़िया बन जाएगा उसको। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल वर्ड हैं। जो शब्द समझ गया वो सब समझ गया। देखिएगा, अब बात आती है डेमोक्रेसी। देखिए, इसको कहते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। नाम समझ रहे होंगे। अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, आप हिंदी समझ पा रहे हैं तो ये बात समझ गए होंगे तुरंत। लोकतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, जहां पर लोगों की ही चलती हो। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र, जहां पर प्रजा का राज हो, प्रजातंत्र। तो इसी का मतलब है जहां पर लोगों का, प्रजा का राज हो, वही कहलाता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। इट मीन्स चुनकर जाने वाली जगहों पर, जहां पर लोग चुनते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टिव होते हैं, जो चुनकर जाने वाले हैं, उन्हीं को कहते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अब बात आती है, एक नया वर्ड आपके सामने आता है, ब्यूरोक्रेसी। कई बार साक्षात्कार में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो जब ऐसे वर्ड आते हैं तो आप भौचक के हैरान हो जाते हैं, यार ये क्या पूछ लिया। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जीएस का एक ऐसा सब्जेक्ट है। आप यूपीएससी के अगर एस्पिरेंट हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन आता है। ऐसा कभी तक, आज तक कभी नहीं हुआ कि आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ना पूछे। कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ रहा है तो ब्यूरोक्रेसी जैसे वर्ड भी आपके सामने आते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होता है नौकरशाही। जैसे कि आप आईएएस हैं, पीसीएस हैं, कोई भी आप अधिकारी हैं, तो आप सभी के सभी किसी तंत्र के अंदर काम कर रहे हैं। ये सब क्या कहलाता है? ब्यूरोक्रेट्स। ये सब क्या कहलाते हैं? ब्यूरोक्रेट। इट मीन्स नौकरशाही, किसी के अधीन काम करना, वो कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। वो क्या कहलाती है? ब्यूरोक्रेसी। अब बात करते हैं सोशलिस्ट की, समाजवादी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। नोट भी करने के साथ साथ ये व्यवहारिक वर्ड है, बहुत जगहों पर हमारे सामने आ जाते हैं। अभी तक मैंने जो आपको वर्ड बताए सारे व्यवहारिक हैं। अभी इन शब्दों में आपके पास रोज सुनने वाले शब्दों के बारे में बात हो रही है, लेकिन इनका हम यूज कहाँ देखते हैं या इनको हम कैसे बोल सकते हैं, या राजनीति में या हमारी इंडियन पॉलिटी में इसका कहाँ यूज हो जाता है, वो हमारे लिए बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे लिए है बहुत अच्छे शब्द,
लेकिन हम इनका हम बस इंग्लिश में बोल देते हैं, समझ नहीं पाते कि हैं क्या। तो आज हम समझने का भी तरीका बता रहे हैं समाजवादी। तो जैसे मैंने आपको कहा समाजवादी की बात हो रही है, देखिए नाम से समझ आए होंगे समाजवादी, समाज के बारे में बात हो रही है, समाज से वादी, समाज से वादी करने के बारे में बात कर रहा है समाजवादी। समाजवादी शब्द ही मैं आपको बताता हूं, उसका थोड़ा सा इतिहास आपको समझाता हूं कि समाजवादी शब्द की शुरुआत कहां हुई। देखिए आपने एक नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी के साथ निकला। भारत में 2-3 नाम आपको याद होने चाहिए समाजवादी के नाम पे। जैसे ही समाजवादी की बात की जाए, जैसे आपने नाम भी सुना होगा समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने खड़ी करी थी। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की, तो उनके पास जो सोच थी वो कहां से आई थी? जयप्रकाश नारायण एक नाम आपको मिलेगा, राम मनोहर लोहिया वो एक आपको नाम मिलेगा। मुलायम सिंह यादव हमेशा राम मनोहर लोहिया के बारे में बात करते दिखते हैं आपको, वो उनके राजनीतिक गुरु भी बताए गए हैं। तो ये जो नाम आता है राम मनोहर लोहिया का या जयप्रकाश नारायण का, तो उनकी जो सोच थी, उनके विचार थे, वो समाजवादी थे। समाजवादी पूरी तरह पूंजीवादिता से अलग है। समाज का मतलब, समाजवादिता का मतलब कहता है कि समाज के सभी वर्ग बराबर होने चाहिए। इट मीन्स पूंजीवादियों को खंडित करना, उसके जस्ट अपोजिट, वही कहलाता है समाजवादी। अब बात करते हैं, अब रिपब्लिक के बारे में बात आती है। रिपब्लिक क्या होता है भाई? रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र, जहां पर गणों का तंत्र हो। गणतंत्र या तो इलेक्टिव, चुने हुए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जो लोग चुनकर शासन में पहुंचते हैं और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वही कहलाता है गणतंत्र। देखिए अगर हम बात करें गणतंत्र, तो गणतंत्र किसी एक राजा की सरकार नहीं होती है। गण माने होता है नंबर ऑफ पर्सन्स, पीपल्स। तो गणतंत्र, गणों का तंत्र ही कहलाता है गणतंत्र। यहां पर किसी भी एक राजा की सत्ता, स्वामित्व नहीं होती। ये इसकी खास बातों में से एक है, राजा नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गणतंत्र में जैसे हम राष्ट्रपति जी हैं, चुनकर बैठाते हैं। डायरेक्टिव तो नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्टली वो चुनते हैं, लेकिन चुने जाते हैं जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, और वही फिर उस सरकार की चोटी पर होते हैं, वही तंत्र को चला रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होलसोल पावर जो दिखाई देते हैं वो संसद में, अगर आप जब संसद को या संविधान को पढ़ते हैं तो संघ का एक हिस्सा आता है भाग 5, उसमें लिखा होता है तो संसद के 3 हिस्से दिखाए जाते हैं। 3 हिस्सों में लिखा होता है लोकसभा, राज्यसभा, इट मीन्स पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति जी उसमें हम पढ़ते हैं। तो वही गणतंत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, गणतंत्र। अब हम बात कर रहे हैं नया वर्ड सेकुलर। ये भी एक बड़ा अच्छा वर्ड है, सेकुलर। सेकुलर को हमने कहीं जगहों पर पंथ निरपेक्ष के नाम से जाना है, कहीं जगहों पर धर्म निरपेक्ष के नाम से जाना है। तो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बात दोनों एक ही है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष बात दोनों एक ही है। देखिए पंथ और धर्म निरपेक्ष का मीनिंग साफ है, किसी भी धर्म को ना मानने वाला। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना का ये वर्ड है, प्रस्तावना में दिया गया, प्रम्बल में दिया गया है। तो ये कई बार आपके प्रम्बल में जो वर्ड दिए जाते हैं वो पूछ ले जाते हैं, इनकी भावनाएं पूछ ली जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आई पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मीनिंग साफ है, जहां पर किसी भी धर्म को ना माना जाए, वही कहलाता है धर्म निरपेक्ष। भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, वह सभी धर्मों की इज्जत करता है। इक्विटी एक वर्ड धर्म के लिए नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे देश हैं मुस्लिमवादी, कुछ लोग हैं क्रिश्चियनवादी, तो ये वो देशों के लिए नहीं है। ये देश हमारा कहता है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों की पूरी मान्यता है, सभी धर्मों को पूरा मानते हैं। अगला शब्द के बारे में बात करते हैं, संसदीय, पार्लियामेंट्री है। जैसे मैंने आपको कहा पार्लियामेंट्री, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री वर्ड आता है पार्लियामेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पार्लियामेंट संसद एक स्ट्रक्चर है, इसमें 3 पर्सनालिटी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की। इसके बाद या इसके अंदर हम बात करें पार्लियामेंट्री, जैसे कि चुनकर गए हुए लोग इसमें बैठते हैं और ये पर्टिकुलर उत्तरदायी होते हैं एक सदन के, पर्टिकुलर उत्तरदायी होते हैं एक सदन के, और वह उत्तरदायी होने वाला सदन होता है लोकसभा के जनता का। लोकसभा लोगों की सभा, जहां लोग बैठ रहे हैं उसी सभा के वो प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को कहला जाता है पार्लियामेंट्री, संसदीय पार्लियामेंट्री। अब बात आती है सिंगल सिटीजनशिप की। तो देखिए अगर आपके सामने आता है सिंगल सिटीजनशिप, तो सिंगल सिटीजनशिप क्या कहलाती है? भारतीय एकल नागरिकता वाला देश है, जहां पर एक ही नागरिकता मौजूद है, एक नागरिकता। अगर हम बात करें इस नागरिकता की, तो जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत के अंदर गुजरात चले जाइएगा, महाराष्ट्र चले जाइएगा, उत्तराखंड चले जाइएगा,
हरियाणा चले जाइएगा, यहाँ पर लोगों के पास नागरिकता केवल एक है, वो है भारत की नागरिकता। तो इस तरीके की नागरिकता को कहला जाती है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, इसी को कहला जाती है सिंगल सिटीजनशिप। अगला वर्ड है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता का मीनिंग है कि हमारा समान, हम सभी के समान हैं। इट मीन्स हम पूरी तरह आजाद हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। संप्रभुता, हम किसी के अधीन नहीं है, भारत पूरी तरह आजाद है, यही संप्रभुता बताता है।